Assalamu alaikum. Welcome you all to this course of रेडियो बायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी के मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बड़ा मुश्किल है, कुछ कहते हैं कि जी आसान है, कुछ कहते हैं इंटरेस्टिंग है। हम लोग जो रेडियो बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमें थोड़ी सी जो है रेडिएशन के मतलब पता चले कि रेडिएशन है क्या चीज़, कितनी टाइप्स की हैं। और उसके बाद जो हमारा लॉन्ग टर्म जो प्रॉस्पेक्ट है रीडिंग दिस कोर्स वो ये है कि हम उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, हमारे टिश्यूज़ पे क्या हो रहे हैं। और सिर्फ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ही नहीं देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि उन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनको ठीक करने के क्या तरीके हैं, इसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है हम रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ ये ज़हन में रखना बहुत सख्त ज़रूरी है कि रेडियो बायोलॉजी जो है ये 5 आर्स के गिर्द घूमती है, ठीक है। और वो 5 आर क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि जब रेडिएशन आपको सेल्स को मिलती है तो सेल जो है वो डैमेज होते हैं, डैमेज होंगे तो रिपेयर प्रोसेस भी चलता है, तो 1 आर इज रिलेटेड टू रिपेयर। इसके अलावा सेल पॉपुलेशन जो है वो रीपॉपुलेट करती है, वो जो मरते हैं सेल्स उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। हाउ डू दे हैपन? ठीक है, तो रिपेयर के बाद सेकंड चीज है वो है रीपॉपुलेशन। उसके बाद जो सेल्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूशन भी है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। इसके अलावा रेडियो सेंसिटिविटी है, कुछ टिश्यूज रेडियो सेंसिटिव होते हैं, कुछ रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ ट्यूमर जो है वो रेडियो सेंसिटिव हैं, कुछ ट्यूमर रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, और वो क्यों होते हैं ये भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। इसके अलावा जब ऑक्सीजन देते हैं तो सेल का जो ऑक्सीजनेशन मैकेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं जो फर्दर डैमेज को एस्केलेट करती हैं, तो हम रीऑक्सीजनेशन भी पढ़ेंगे। तो ये 5 आ रहे हैं जिनके गिर्द रेडियो बायोलॉजी जो है वो घूमती है। इसमें रिपेयर, रीपॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेडियो सेंसिटिविटी एंड रीऑक्सीजनेशन। अच्छा, यहाँ ये जो तस्वीर है ये जेमी एस्कलांटे की है और ये वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलस टीचर इन यूएसए। इसने 18 स्टूडेंट्स लिए थे अपनी क्लास में जब गारफील्ड हाई स्कूल में था। उसमें इसने 18 स्टूडेंट्स जो थे उनको पढ़ाया, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कहते हैं नालायक या शरारती या बदमाश किस्म के जो स्टूडेंट थे। और जो कैलकुलेशन के जो कैलकुलस का इम्तिहान हुआ था जो एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज ने यूएसए के लिया था उसमें ऑल दे एक्चुअली टॉप। और इनके सस्पिशियस मार्क्स थे, और मार्क्स इसलिए सस्पिशियस थे कि इन्होंने सारों ने क्वेश्चन नंबर 6 में एक ही तरह की गलती की हुई थी। इनको कहा था कि जी आप 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो दोबारा के दोबारा इम्तिहान देंगे, और 18 स्टूडेंट्स में से 16 ने एग्री किया था। आउट ऑफ दो 16 जो है 14 जो है दे स्कोर्ड द सेम मार्क्स और उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए। दो जो है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़े से नंबर उनके कम थे। अच्छा, इसकी बड़ी फेमस कोट है, और ये कोट है कि हम जो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं उनको पसंद करते हैं और उसके लिए वो बच्चे स्ट्राइव भी करते हैं तो वो उसी तरह ही बनता है, और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलते हैं। इवन के जो है अगर उनको आप अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे, उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे तो वो बेस्ट करेंगे, और अगर हम उनसे लीस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे तो वो लीस्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं आप लोगों से एक अच्छा एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि बड़ा मुश्किल है, आपके सीनियर्स ने कई बताया होगा बड़ा मुश्किल है। मुश्किल हर उस बंदे के लिए जो कि नहीं पढ़ता। आप कोई भी सब्जेक्ट नया नहीं पढ़ेंगे तो वो मुश्किल होगा। अगर आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और आप क्वेश्चन करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम फेस आ रहे हैं वो मुझे ईमेल करें, या मुझे आप क्लास में आते हैं तो क्लास में बताएंगे, तो उनका क्वेश्चंस का जो है वो आंसर मिलेगा आपको, तो आपके लिए आसानियां पैदा होती चली जाएंगी। ठीक, बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं कि स्लाइड्स में सब कुछ हो, बाज़ दफ़ा स्लाइड से हट के भी आपको थोड़ी सी जो अपनी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने के लिए यू हैव टू रीड सम टेक्स्ट। और मैंने आपको 2 टेक्स्ट बुक्स जो है वो सेंड की हैं, आप उसको जो है ना एज अ रेफरेंस बुक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स का ये फ़ायदा नहीं होता कि आप उसको वन टू ऑल पेज टू पेज पढ़ें, उसमें से जो चीज़ आपको स्लाइड्स में से या आप नहीं पता चल रही है, आपको कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप टेक्स्ट बुक से क्लियर कर सकते हैं।
अच्छा, जब आप रेडियोलॉजी पढ़ते हैं तो सवालात बड़े आते हैं। अच्छा, हमने ये करना है, हमने वो करना है। अच्छा, अब ज्यादातर जो रेडियोलॉजी के से कोर्स से रिलेटेड जो सवालात होते हैं जब आप रेडियोलॉजी पढ़ने लगते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन के मतलब आपको नहीं पता होता कि जी आयनाइजेशन क्या है, एक्साइटेशन क्या है, फोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। अच्छा, फिर जब आपको ये पता चलता है तो आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जब हम रिपेयर का देखते हैं कि अगर डैमेज हो रहा है तो रिपेयर कौन सी हो रही है। अच्छा, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो है ये किस तरह की रिपेयर है। सेल डेथ किस तरह हो रही है आयनाइजिंग रेडिएशन से। एक्सरेज और गामा रेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। अच्छा, रेडियो रेजिस्टेंस और रेडियो सेंसिटिव जो हमने पहले बात की है। अच्छा, कैंसर स्टेम सेल्स इसको किस तरह ले रहे हैं। कैंसर स्टेम सेल्स एक्चुअली वो सेल्स हैं जो कि किसी ट्यूमर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ट्यूमर को डिक्टेट करते हैं, उसका फेट जो है ना डिक्टेट करते हैं। और ट्यूमर पे जितनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ट्यूमर उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कैंसर स्टेम सेल्स। इसके अलावा लीनियर एनर्जी ट्रांसफर जो है वो क्या चीज़ है, वो हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, लो लीनियर एनर्जी ट्रांसफर वो क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, डीएनए डैमेज किस तरह कर रही हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्रैक्शनाइजेशन क्या है रेडियोथेरेपी में, क्यों हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं रेडिएशन की डोज को देने के लिए, उसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो ये भी वो सवालात हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे जो ही हम जो है आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, रेडिएशन को जब आप देखते हैं तो रेडिएशन आपकी जिंदगियों का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जुज़ है, और जुज़ का मतलब है हिस्सा है बेसिकली। अच्छा, हम लोग ज्यादातर ये कंसिडर करते हैं कि छोटी मोटी रेडिएशन को तो हम जो है ना खातर में नहीं लाते। हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर जो है ना वो बहुत एनर्जी जो है ना उसमें से रेडिएशन बहुत प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब न्यूक्लियर इंडस्ट्री अगर आप ये देखें तो 0.03% है उसकी वजह से रेडिएशन इमिट होती है। अच्छा, वो 0.03% क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तो आबादी से बहुत दूर बनाए जाते हैं, दूसरा ये कि उनके जो कूलिंग का प्रॉपर निज़ाम होता है, उसके अलावा जो उनके फ्यूम्स निकल रहे होते हैं उसको प्रॉपरली ट्रीट करके एनवायरनमेंट में डाला जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट में भी रेडिएशन है। इसके अलावा जो आपके रेडियो लिमिसेंस प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह एनर्जी सेवर्स वगैरह हैं, ये भी इमिट करती हैं। 0.1% है, बहुत कम है, लेकिन ये आप नेग्लिजिबल है, लेकिन आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटीज में या कंटेन्ड एनवायरनमेंट में या आप जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, तो वो 1% जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स उसको जो है ना रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल जो बैकग्राउंड अर्थ की रेडिएशन है जो सन की वजह से आप को बोmbard होते हैं, रेडिएशन जो प्रोटॉन्स आते हैं वो 23% बनाते हैं। इसी तरह आपके मेडिकल अप्लायंसेज हैं, एक्सरेज हैं, एमआरआईज हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर इमेजिंग आप कोई यूज कर रहे हैं, थायराइड स्कैन वगैरह, तो दैट मेकअप ऑलमोस्ट 34%। बाकी आपका जो है डिके प्रोडक्ट्स हैं रेडॉन के, थोरॉन के, जो कि आपके घरों में क्रैक्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से, मट्टी के घर होते हैं उसमें से जो निकलती हैं। इसके अलावा आप जो होम अप्लायंसेस रेडियो एक्टिव यूज करते हैं जिसमें आप माइक्रोवेव ओवन वगैरह हैं, तो वो दैट मेकअप ऑफ 42% ऑफ रेडिएशन ऑफ नॉर्मल डे एक्टिविटी। अच्छा, इसको देखते हुए हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और रेडिएशन अब्जॉर्प्शन को जो पढ़ेंगे, लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जो है जरा हिस्ट्री देख लेते हैं कि अच्छा ये हुआ क्या। अच्छा, साइंटिस्ट ये तकरीबन 100 साल पुरानी कहानी है कि 100 साल पहले इसको जो है ना 1896 में कहीं जो है ना रेडिएशन एक्चुअली जो है ना डॉक्यूमेंट हुई थी कि रेडिएशन एक्चुअली है क्या चीज ना, हमारे नेचर के अंदर है। हम नहीं, सारे क्रिएचर जो है ना किसी न किसी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। अगर हम ये कहें कि जी वी आर एक्चुअली लिविंग इन द सी ऑफ रेडिएशन, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके सन की तरफ से जो प्रोटॉन्स और रेडिएशन वो कंटिन्यूसली आ रही, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ओजोन की लेयर जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, अब एक्सरे जब शुरू हुई थी तो ये कॉनरेड रॉन्टेजन जो था इसने 1895 में एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी। इसने कहा था कि जी एक नई काइंड ऑफ एक्स रेज मैंने कोई जो है ना डॉक्यूमेंट की है जो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब से निकलती हैं और फोटोग्राफिक इमेजेस को जो है ना ब्लैक करती हैं,
ठीक है, उसमें ब्लैक और वाइट शेडोज जो है ना वो देती है। उसने उसको एक्सरेज कहा था। अच्छा, अब एक्सरेज क्यों कहा था, इसके पीछे आमतौर पे जो है ना पावर ऑफ एक्स तलाश करें, या एक्स का जो है ना वो आप नंबर तलाश करें कि व्हाट इज एक्स इन द फिगर, ये आमतौर पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में होते हैं। तो एक्स इज ए अननोन नंबर, तो ये एक्स रेज का मतलब ये था कि ये रेज जो है ना वो अननोन है। ये कोनार्ड है, वेलहेम कोनार्ड रॉन्टेजन, जिसने ये दिखाई थी। उसने सबसे पहला जो इमेज लिया था उसने अपनी बीवी के हाथ का लिया था, और इसमें आपको अंगूठी भी जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद जब इसने एक्सरे डॉक्यूमेंट की थी, उसके बाद सबसे पहले इसने एक जो है एनाटॉमी का एक स्विस प्रोफेसर था रुडोल्फ एल्बर्ट, उसकी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की थी। उसके हाथ का जो है ना उसने सबसे पहले जो है ना वो इमेज लिया था। मेडिकल यूज एक्सरेज का सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हुआ था वो लैंसेट, एक इंटरनेशनल जर्नल है विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर, जनवरी 23 1896 में। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक्सरेज को यूज करते हुए एक सेलर था, उसकी बैकबोन में एक पीस था नाइफ का, वो जो इम्प्रिंज हुआ था जिसकी वजह से वो पैरालाइज था, उसका पीस उन्होंने निकाला और उसके बाद उसका पैरालिसिस जो है वो रिकवर हो गया। इसके अलावा बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या हुआ, ये तो वो इफेक्ट है ना, मेडिकल इफेक्ट है, आप सब देख रहे हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था उस वक्त तक कि इसका कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, हम लोगों के जो है स्किन पे या हमारे इंटरनल ऑर्गन पे भी कोई इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट था वो बैकरल ने डिस्कवर किया था, और उसने जो है ना देखा था कि उसने रेडियम, एक उसका जो है ना कंटेनर उसकी पॉकेट में रह गया था, जिसकी वजह से उसको एरिथीमिया या रेडिशनेस हो गई थी 2 हफ्तों बाद। और उसने फिर इसका कहा था कि यार ये जो है ना ये तो इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो उसी इफेक्ट्स को देखते हुए फिर डेलिबरेटली प्रोड्यूस किया था पियर क्यूरी ने। पियर क्यूरी जो है ये मैरी क्यूरी जो है जिसको रेडियो एक्टिविटी की जो है ना माँ कहा जाता है, ठीक है, उसके जो है ना शोहरे नामदार थे। और इन्होंने 1901 में इसको रिपीट किया था एक्सपेरिमेंट को डेलिबरेटली, और उसको जो है ना अल्सर बना था जो कि ऑब्वियसली बाद में हील कर गया था। मैरी क्यूरी जो थी ये डॉक्टरल स्टूडेंट थी हेनरी बैकरल की, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इसने पढ़ी, इसकी जो बहुत सारी नोटिसेबल अचीवमेंट्स हैं उसमें एक जो है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, थोरियम, पोलोनियम या रेडियम, ये इसने डिस्कवर किए थे। 2 नोबेल प्राइज मिले थे। एक जो है इसको हेनरी बैकरल जो इसका उस्ताद भी था, उसके साथ अपने हस्बैंड जो है पियाक के साथ मिला था फिजिक्स में, और उसके बाद उसे केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी पे जो है ना उसको नोबेल प्राइज मिला था। 2 नोबेल प्राइज इसको थे। अब इसने ये है कि जब ये नोबेल प्राइज थे ड्यूरिंग दैट टाइम, उसने अपना जो है ना रेडियोलॉजी में जो काम किया था, मोबाइल एक्सरे मशीन फॉर वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना उसने किया। Unfortunately, she died of an aplastic anemia in 1934. aplastic anemia जो है उसमें होता ये है कि बोन मैरो से ब्लड और ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह सारे बनना बंद हो जाते हैं, और शायद ये इसका जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ जो काम करने का था इतना अरसा, उसकी वजह से ये जो है ना मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये कार्सोजेनेसिस हुई है, और कार्सिनोजेनेसिस की वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया हुआ। अब उसके पेपर्स भी हैं या उसकी जितनी चीजें हैं उनको हाईली रेडियो एक्टिव कंसिडर किया जाता है, बड़ा सेफ एंड सिक्योर रखा जाता है, और आमतौर पर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो है ना डायरेक्टली वो नहीं रखा जाता, मतलब बड़ा सेफ एंड साउंड है कि ये हाईली रेडियो एक्टिव होंगे तो इसकी वजह से नुकसान ना हो सके। उसके बाद अमेरिका में जब थोड़ी सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उस वक्त ये था कि घड़ियां बनना शुरू हुई। अच्छा, घड़ियों में जो उनके डायल्स थे वो रेडियम से बनाए जाते थे, तो ज्यादातर रेडियम पे इंडस्ट्रीज वगैरह में खवातीन काम करती थी, तो उनको कहा जाता था जी रेडियम गर्ल्स हैं। अच्छा, उसको जो डायल्स थे उनको प्रॉपर शेप देने के लिए ना, क्योंकि ब्रशेस वगैरह बड़े यूज किए जाते थे, तो वो ब्रशेस जो है ना उनको वो जो है ना रेडियम पेंट करके उसके बाद जो है ना अपना जो है ना थूक से लगाती थी या लिक किया करती थी मुंह में रख के, तो उसकी वजह से वो रेडियम जो है ना वो थोड़ा बहुत उनको एक्सपोजर होता रहता है। अब रेडियम जो है वो बेसिकली इस तरह बिहेव करता है जिस तरह कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट होने की वजह से बहुत सारी बोनी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और इसको कहते हैं कि रेडिएशन सिकनेस है, रेडिएशन की वजह से। इन्होंने फिर सू भी किया था,
और इनके सू करने का ये हुआ था, एक तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि रेडियम जो है ना, रेडियो एक्टिविटी जो है ना इतना कॉज कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि उन्होंने अमेरिका में लॉज बनने शुरू हुए कि यार बायो सेफ्टी जो है ना, ये वर्क सेफ्टी जो है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये भी कोई चीज़ है, इस पे भी हमें नज़र रखनी है। और स्पेशली फिर रेडियो एक्टिविटी के साथ हमने किस तरह डील करना है कि वो सेफ रहें। उसमें वो जो है ना डोजीमीट्रिक डिवाइसेस निकली कि जी हम डोज कैलकुलेट किया करेंगे, तो वो भी हम लोग जो है ना इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि रेडियम वर्कर्स का, उसके अलावा ये आप सब जानते हैं, ट्रिनिटी टेस्ट जो है पहला टेस्ट था एटॉमिक वेपन्स का। और इसमें जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी राइट साइड पे, ये 2 सेकेंड्स के बाद ली गई जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की वजह से इन्होंने जो बॉम्बिंग्स की थी अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली किल्ड ऑलमोस्ट तकरीबन 1,50,000 जो है ना पीपल जो है ना डाई किए थे। कुछ कहते हैं कि जी ये एस्टीमेट जो है ना इट्स फॉर ग्रेटर देन, ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है ना लोग जो है ना वो जो है ना इन दोनों सिटीज में मरे थे। इसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट 600,000 सर्वाइवर थे। और इन सर्वाइवर्स में क्या था, इन सर्वाइवर्स में कुछ ना कुछ रेडिएशन से रिलेटेड इफेक्ट थे। अच्छा, बहुत सारी एक कॉमन मिथ ये भी चल रही है कि जी उसके बाद जो बच्चे हुए वो जेनेटिकली उनको ये प्रॉब्लम थे, ये प्रॉब्लम थे, तो वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं थे। ज्यादातर जो कैंसर डेथ्स हुई हैं वो डायरेक्ट बॉम्बिंग्स की वजह से हुई हैं। उसमें बहुत कम है कि बर्थ डिफेक्ट्स वाले बच्चे जो है ना वो पैदा हुए हैं। इसके बाद ये चलता रहा सिलसिला। उसमें फिर कोल्ड वॉर हुई यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्वियसली वो बॉम्ब्स भी बना रहे थे, न्यूक्लियर थ्रेट भी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साथ साथ जो है इसको ये भी देखा कि ये मेडिसिन या रेडियोग्राफी की फील्ड में हम इसको किस तरह जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी को। तो बेसिकली रेडियोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन लिविंग थिंग्स। तो हम जो है ना लिविंग थिंग्स का मतलब ये है कि जब हम ह्यूमन को देखते हैं तो ह्यूमन में एवरी टिश्यू इज अ लिविंग टिश्यू। उसमें ब्रेन हो, उसमें लिवर हो, उसमें किडनीज हो, उसमें हार्ट हो, लंग्स हो, स्किन हो, बोन्स हो, ठीक है, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, ये सारी चीजें जो है दीज आर लिविंग। अच्छा, अब इसमें जो है ना एक वीडियो जो है वो ये है कि जो मैंने आपको सेंड किया, दैट वीडियो इज बेसिकली रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो है वो इस पे मिल रहा है। उसको बाद में जो ट्रिनिट जो उसने अपने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस पे उसको बाद में मिला था। जो उसका पहला प्राइज था नोबेल प्राइज, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और न्यूटन कहता था कि जी ये जो है ना ये वेव की फॉर्म में होती है, और इसने कहा था जी वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें दो जो है वायर्स को इन्होंने करीब किया और उसको देखा कि जो उसमें से जो है ना पार्टिकुलेट जंपिंग हो रही है और वेव फॉर्म में जा रही। तो वो थोड़ा सा जो है ना वीडियो उससे रिलेटेड है। और ये जो है ना पहले जस्ट इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दिस।